हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म तक कंप्लीट किया था। मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ भी हो या ना हो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म अगर ना हो तो लिविंग हो ही नहीं सकता, वो लाइफ नहीं हो सकता। इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस मेटाबॉलिज्म को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर, क्योंकि एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही, नॉलेज के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमने इससे पहले लेक्चर्स में बताया था कि मेटाबॉलिज्म वो है जो हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस बन रहे हैं उस सबको जब हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वही मेटाबॉलिज्म है। और मेटाबॉलिज्म जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, आप चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगी हो, कोई भी हो, लेकिन वो लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म तो होगा ही। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, आप लोगों को बताया था मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, और मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कभी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल द केमिकल रिएक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ इज अ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या इसे दो टाइप का भी बोल सकते हो, दो टाइप होता है, पहला तो एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में लगातार रिएक्शन बन रहे होते हैं, इसमें क्रिएट किया जाता है, और कैटाबॉलिज्म में इसे तोड़ा जाता है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म में एक और वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म का। ये क्या होता है, ये इसका कितना रोल है मेटाबॉलिज्म में। एक साइंटिस्ट थे हक्सले, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था प्रोटोप्लाज्म के ऊपर कि इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने बताया था कि जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा वही लिविंग है, जिसके अंदर नहीं होगा वो नॉन लिविंग है। अब यहाँ बात आती है कि प्रोटोप्लाज्म का क्या कनेक्शन है मेटाबॉलिज्म के साथ, क्या रिलेशन है उसका मेटाबॉलिज्म के साथ, तो इसे कैसे समझें हम। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं प्रोटोप्लाज्म, तभी तो समझ आएगा हमें कि क्या रिलेशन है इसके बीच, तभी तो हम कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। तो चलिए पहले समझ लेते हैं प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। प्रोटोप्लाज्म एक क्रिस्टेलोकोलाइडल सॉल्यूशन होता है। क्रिस्टेलोकोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इसे हम सॉल्यूशन को समझते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, जो ज़्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट हुआ, जो कम रहेगा वो सॉल्यूट हुआ। इसका मतलब एक डिजॉल्व करने वाला होगा, एक डिजॉल्व होने वाला होगा। सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट जो है इसमें प्रोटीन है, और इस दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। इसके बाद वाटर और साल्ट, इस दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो क्रिस्टेलोइड सॉल्यूशन होगा। इस दोनों को मिलाकर हम क्रिस्टेलोकोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसलिए प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टेलोकोलाइडल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें कम मात्रा में सॉल्ट और प्रोटीन जो है इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म दो वर्ड से बना हुआ है, पहला तो प्रिमिटिव और दूसरा प्लाज्म। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत पुराना, और लिक्विड का मतलब अब सबको पता है लिक्विड, बहुत पुराना लिक्विड अर्थ पे प्रेजेंट है बहुत पुराने टाइम से, बहुत पहले से, जब से इस अर्थ पे जो है वो लाइफ का ओरिजिनेट हुआ था तभी से इस अर्थ पे प्रेजेंट है प्रोटोप्लाज्म। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म का मेटाबॉलिज्म से क्या रिलेशन है। मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी रिएक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का वो सारा प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द मीडियम फॉर ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़, इसलिए प्रोटोप्लाज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी भी नॉन लिविंग में प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलेगा। मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शन होते हैं मेटाबॉलिज्म में वो सारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद हमने जो हमारा जो पहला जो लेक्चर था वो हम मेटाबॉलिज्म तक कंप्लीट किए थे अच्छे से। इसके बाद हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे आज बात करने वाले। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ
लाइफ फॉर्म्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लिविंग में देखने को मिलता है। ये दो टाइप का होता है, यूनिसेलुलर जो कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, के बाद मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ ये लिविंग में पाए जाते हैं। नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं है। इसके बाद परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म to this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। अब हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का, जिस कैरेक्टर का, वो है कॉन्शियसनेस। इसका क्या मतलब होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सारे अपने इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस होते हैं और उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। यही इसमें लिखा है, दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, ये फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल हो सकता है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। हम जो है अपने इन्वायरमेंट को अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, और प्लांट जो है अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया और अदर ऑर्गेनिज्म जैसे पॉल्यूटेंट्स है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति जो है अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है और उसका रिस्पॉन्ड भी करता है। इन्वायरमेंटल क्यूज़ का मतलब हुआ इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं। इसके बाद आता है फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं और विदाउट उस हैबिटेट का, उस एनवायरमेंटल कंडीशन के बिना वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो भी अपने प्रति जो है वो कॉन्शियस है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं वो। इसलिए ये इफ़ेक्ट जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का रिप्रोडक्शन पर भी पड़ता है। वो अपने रिप्रोडक्शन को लेकर भी कॉन्शियस है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद आता है ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल रिएक्शन इंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने केमिकल्स कि किस तरह का केमिकल जो है उसके अंदर जा रहा है और किस तरह का केमिकल्स जो है वो बाहर निकल रहा है, इसके प्रति भी कॉन्शियस होता है। इसके बाद ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे नहीं, सारे अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग्स के प्रति, वो बहुत अवेयर होते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज़ अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन एक चीज़ जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है, वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने प्रति अवेयर रहना। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस तो होते हैं, कॉन्शियस होते हैं अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने सराउंडिंग के प्रति, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो खुद के प्रति सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। आज इतना सारा टेक्नोलॉजी जो इंक्रीज़ हुआ है हर फील्ड में, वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के कारण ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई सामान लेने जाते हो तो उसका आप प्रॉपर डेट चेक करोगे, और करता ही है सब, क्योंकि वो खुद के प्रति बहुत कॉन्शियस है। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही कर सकता है, कोई एनिमल ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए ह्यूमन बींग्स जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्योंकि when it comes to human beings it is all the more difficult to define the living state। जब बात ह्यूमन बींग्स पे आ जाती है तो उसे डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कॉमा हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाई मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। द पेशेंट अदरवाइज ब्रेन डेड। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी जो पेशेंट कोमा में रहता है उसे मशीन के द्वारा उसे सपोर्ट किया जाता है, उसके हार्ट और लंग्स की जगह पे मशीन लगाया जाता है उसे रिप्लेस करके। द पेशेंट अदरवाइज वो डेड है,
उसके पास कोई उसका जो वो सोचने का वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, वो अपने बारे में कोई सोच वो नहीं सकता है। तो वो जो ह्यूमन्स है, वो पेशेंट्स जो है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हम दे देंगे। इसके बाद in higher classes you will know that all living phenomena are due to underlying interactions. Properties of tissue are not present in constituent cell. इसका मतलब हुआ, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने लिविंग फेनोमेनॉन है, वो सिर्फ इंट्रैक्शन से होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल, मतलब किसी भी टिश्यू जो है वो सेल में नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन बहुत सारा सेल जब एक इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्ट करता है, तो एक टिश्यू बनता है। इसका मेन यहाँ इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन का। इसके बाद सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle. इसका मतलब हुआ, एक सिंगल मॉलिक्यूल कभी भी ऑर्गेनल्स नहीं बना सकता। इसके लिए जो है मॉलिक्यूलर कंपोनेंट जो बहुत सारा मिलकर और तब एक सिंगल ऑर्गेनल्स बनेगा। इसका वही मतलब हुआ, सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। और बहुत सारे जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है वो इंटरेक्ट करेंगे, साथ मिलेंगे, एक साथ मिलकर तब एक ऑर्गेनल सिंगल ऑर्गेनल्स बनेगा। इसके बाद दीज इंटरेक्शन रिजल्ट इन एमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी लिविंग फेनोमेनॉन नहीं वर्क करेगा। विदाउट इंटरेक्शन कुछ भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारे सेल जब मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो टिश्यू बनता है। बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट जब इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो ऑर्गेनल्स बनता है। अगर ये सब नहीं होता, तो इंटरेक्शन अगर नहीं होगा, तो लिविंग फेनोमेनॉन वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दिस फेनोमेनॉन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। इसका क्या मतलब हुआ, हायरार्की क्या होता है? हायरार्की का मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल कोई एक रूम है, उसमें बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर है, उस सबको हम एक ही नाम से बोलेंगे कि वो एक क्रिकेट प्लेयर है। इसी तरह हायरार्की जो है वो सारे कैटेगरीज को मिलाकर हम एक हायरार्की बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में किंगडम हुआ, ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है उसको हम हायरार्की बोल सकते हैं। इसके बाद देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं अच्छे बेहतर कंडीशन के लिए, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अपने सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम से वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी, अब यहाँ बात आ गई बायोलॉजी की, तो अब सबको पता है ये एक स्टोरी है, लाइफ का स्टोरी ही तो बायोलॉजी है। इसमें हम लाइफ के बारे में ही तो पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी जो है वो इवोल्यूशन है, स्टोरी इवोल्यूशन का कहानी है। इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरह से इवोल्यूशन रहा है, वही है बायोलॉजी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degrees। इसका मतलब हुआ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में, वो सारे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि सबका जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम ही होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन सीक्वेंस पे देखने को मिल सकता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो है वो सबका सेम ही होता है। इसके बाद बट टू वैरिंग डिग्रीज, वही थोड़ा बहुत सीक्वेंस में जो है वैरी देखने को मिलता है, नहीं तो सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो सबका सेम ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी में जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जेनेटिक्स। इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है जो टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है?
बहुत सारे लिविंग है, और लिविंग का मतलब ये हुआ एनिमल्स और प्लांट्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। बहुत सारे वैरायटी का एनिमल और प्लांट्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, यही डाइवर्सिटी है। और इसमें तो यहाँ इसमें लिविंग का डाइवर्सिटी का बात कर रहे हैं, लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। लाइफ का डाइवर्सिटी, लाइफ में आप समझ सकते हो प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है जो लिविंग है। तो यहाँ इसमें हम बायो ऐड कर देंगे, तब इसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ बायो के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ एनिमल और प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक लाइफ के बारे में ही तो पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये है बायोडाइवर्सिटी। इफ़ यू लुक around you will see a large variety of living organism, potted plants, insects, birds, your pets, for example dog हो गया, इसके बाद cow हो गया, और other animals and plants are also several organisms that you cannot see with your naked eye। इसका मतलब हुआ जब आप अपने आसपास देखते हो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेराइटी प्रेजेंट है, इसमें बर्ड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, इसके बाद आपका जो पेट्स है, डॉग हुआ, कैट हुआ, काऊ हुआ, इसके बाद अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई। और भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जिसे आप नहीं देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, जिसे आप नहीं देख सकते हो अपने नेकेड आई से। दे आर ऑल अराउंड यू, लेकिन आपके आसपास वो प्रेजेंट है। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू make observation in the range and variety of organism that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism in it. Each different kind of plant, animals or organism that you see represent a species. जो भी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक एनिमल, जब आप फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में जाते हो तो बहुत डिफरेंट काइंड के एनिमल्स और प्लांट्स आपको देखने को मिलता है, और ग्रेटर डाइवर्सिटी वहाँ प्रेजेंट होता है, और दैट यू सी रिप्रेजेंट स्पीशीज़। और उस एनिमल्स, प्लांट्स को जो डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं उसे आप एक स्पीसीज़ बोल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एनिमल्स को देखा और वहीं दूसरे एनिमल्स को जो कि उससे दिखने में डिफरेंट था, तो ये एक स्पीसीज़ का एनिमल्स हुआ और दूसरा वाला दूसरे स्पीसीज़ का एनिमल्स। इसके बाद आता है द नंबर ऑफ स्पीसीज़ दैट आर नन एंड डिस्क्राइब बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अब तक जो जितना स्पीसीज़ को पहचाना गया है वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को मिलाकर है। This refers to biodiversity or the number of type of organism present on earth. We should remember here that we explore new areas and even old ones. New organisms are continue being identified. हर रोज़ जो है नए नए ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी होता जा रहा है। हर रोज़ नए नए डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको अभी तक पहचाना नहीं गया। धीरे धीरे उसे भी पहचान लिया जाएगा, लेकिन अभी तक का जो डाटा रहा है वो 1.7 to 1.8 मिलियन तक का है। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। इसका मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। और जो हमारे एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है, हम उसे एक लोकल नेम से पुकारते हैं, बुलाते हैं उसका लोकल नेम से। और वो लोकल नेम जो है वो वैरी कर सकता है हर जगह। यहाँ पे कुछ और बोला जाता है किसी प्लांट्स को, और राज्य में भी डिफरेंट देखने को मिलता है, फिर वहाँ कुछ और बोला जाता है। इसके बाद कंट्री टू कंट्री भी वैरी करता है। दीज लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। Probably you would recognize the confusion that would be created, did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। और इसी वजह से यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि एक जो चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसका नाम डिफरेंट जगह पे वैरी करता है। यहाँ पे उसका कुछ और नाम है, दूसरे स्टेट में उसका कुछ और नाम होगा, किसी भी प्लांट्स का या किसी एनिमल्स का। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इतना सारा नाम याद कौन रखेगा, यहाँ का कुछ और दूसरे कंट्री का कुछ और। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आया एक वर्ड जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। ये होता क्या है? देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द लिविंग
the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. एक ही नाम से उसे पूरे दुनिया में लोग जानेगा, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसका साइंटिफिक नेम से. यही है nomenclature. Obviously, nomenclature of naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. इसका मतलब हम नाम तभी रख पाएंगे जब हमें उसके जेंडर के बारे में पता होना. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी बच्चा का नाम रखना हो तो सबसे पहले हमें उसका जेंडर पता होना चाहिए कि वो लड़का है या लड़की, तभी उसका नाम हम रख पाएंगे. इसलिए किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स का नाम रखने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये एनिमल, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स है या एनिमल्स है, और एनिमल्स भी है तो किस कैटेगरी का है, तभी हम उसका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे. इसलिए आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइडेंटिफिकेशन में हम ये जानते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है. पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर होता है. तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब वही हुआ. इसके बाद आता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू इच नॉन ऑर्गेनिज्म. अब ऑर्गेनिज्म तो जान लिया गया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया. इसके बाद अब बारी आती है उसकी नेमिंग का. अब उसका नाम रखाएगा. दिस एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और वो जो नाम पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स हो या एनिमल्स, उसे सारे बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो जूलॉजिस्ट हो या बोटनिस्ट हो. फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर. ये जो कोड है इसके तहत ही उसका जितने भी प्लांट्स है उसका नेमिंग होगा. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड. अब आप पूछोगे एनिमल का नेमिंग कैसे होगा, उसका नाम कैसे रखाएगा. तो एनिमल टैक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. एनिमल के लिए ये कोड है, प्लांट के लिए ICBN, प्लांट के लिए ICBN और एनिमल के लिए ICZN. ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से. द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम एक ही होगा और उसी नेम से उसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism. और जो नेमिंग रखते हैं वो ये भी इंश्योर करते हैं कि ये जो नाम हम रख रहे हैं ये किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम तो नहीं है. ये सारे देखकर तब किसी एक ऑर्गेनिज्म का नॉन ऑर्गेनिज्म का नेम रखाता है. इसके बाद बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म. ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट. जितने भी नेमिंग रखाएगा उसका 2 कंपोनेंट होगा. एक तो जेनेरिक होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट. ये क्या होता है? दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का इससे क्या रिलेशन है तो अब समझते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है. बाई का मतलब होता है 2, 2 और नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम में 2 कंपोनेंट होगा. पहला जेनेरिक जिसे हम जीनस बोलते हैं, दूसरा स्पीसीज़. पहला वाला जीनस कहलाता है और दूसरा वाला स्पीसीज़ कहलाता है. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब ही होता है 2 नेम का नॉमेनक्लेचर. मतलब यहाँ 2 नेमिंग होगा, पहला वाला जीनस कहलाएगा, दूसरा वाला स्पीसीज़ कहलाएगा. इसे आप 2 कंपोनेंट्स बोल सकते हो, वही है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. लिखा है यहाँ ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. आप इसे जीनस और स्पीसीज बोल सकते हो. इसके बाद द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीन प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसका मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को जो देने वाले साइंटिस्ट है वो है कैरोलस लिनियस. और इन नॉमेनक्लेचर को सारे साइंटिस्ट जितने भी बायोलॉजिस्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को यूज़ करते हैं. द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट. और इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है सबके लिए.
Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. मैंगो के एग्जाम्पल से अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका. मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है. लेट अस सी हाउ इट इज़ बाइनोमियल नेम. इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जेनस वाइल इंडिका रिप्रेजेंट स्पीसीज. स्पेसिफिक एपिथेट भी आप बोल सकते हो. इसका क्या मतलब हुआ? मैंगीफेरा हमने पहले ही बताया था, मैंगीफेरा को हम जीनस से रिप्रेजेंट करते हैं. दो कंपोनेंट्स होता है. मैंगीफेरा जो है वो जीनस का होता है और दूसरा वाला जो कि इंडिका है उससे स्पीसीज से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज. 4 जो है नॉमेनक्लेचर का रूल होता है. पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स. ऐसा क्यों होता है? बायोलॉजिकल नेम जो होता है, जो रखाता है एनिमल्स या प्लांट्स का, वो लैटिन में क्यों? ये हमारे जो बहुत इवॉल्व्ड लैंग्वेज है इंग्लिश में क्यों नहीं हम रखते हैं? जनरली इसका लैंग्वेज इंग्लिश क्यों नहीं यूज होता है, लैटिन क्यों यूज होता है? क्योंकि लैटिन ऐसा लैंग्वेज है जो कभी 5 साल 6 साल तक कभी वो चेंज होता ही नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही रहता है. लेकिन इंग्लिश जो है वो हमेशा चेंजेस होता रहता है इंग्लिश में, और पुराने वाले जो वर्ड है उसे हटा दिया जाता है और आगे नए वर्ड्स बन जाते हैं. इसलिए बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो लैटिन में रखा जाता है. उसका नेम जनरली लैटिन होता है और इसे लिखा इटैलिक्स में जाता है. लिखते जब टाइप करेंगे इसे तो इटैलिक्स में. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. कहीं से भी हो उसका नाम सेम वही लैटिन ही यूज़ होगा. के बाद आ जाता है दूसरा वाला रूल. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस. आप सबको पता है. वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, या आप इसे स्पीसीज बोल सकते हो. पहला वाला नेम को हम जीनस बोलेंगे और दूसरे वाले को स्पेसिफिक एपिथेट. फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका है तो पहला वाला क्या हुआ? पहला वाला जो है वो जीनस हुआ मैंगीफेरा, और दूसरे वाला जो इंडिका है उसे हम स्पीसीज बोलेंगे. इसके बाद आता है थर्ड रूल. इसमें बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड. इसका मतलब हुआ अगर आप हाथ से लिखते हो तो आपको सेपरेटली उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैंगीफेरा इंडिका है तो मैंगीफेरा को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा. फिर सेकेंड वाला इंडिका है उसे भी अंडरलाइन करना पड़ेगा. तो हाथ से लिखने के बाद उसे अंडरलाइन करना ज़रूरी है, और अगर आप प्रिंटेड करते हो तो टाइपिंग इटैलिक्स में करना पड़ेगा. द फर्स्ट, इसके बाद जो फोर्थ है रूल, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. इसके बाद अगर आप जीनस जो है जो कि मैंगीफेरा है वो लिखने से पहले वो कैपिटल में होगा. जैसे मैंगीफेरा में एम है तो वो कैपिटल में होगा. वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर. और जो सेकेंड वाला है इंडिका का आई जो है वो स्मॉल लेटर होगा, स्मॉल से स्टार्ट होगा. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड मैंगीफेरा इंडिका. इसका मतलब हुआ मैंगीफेरा इंडिका जो है वो पहले तो मैंगीफेरा में जो एम है वो कैपिटल होना चाहिए, और इंडिका में जो आई है वो स्मॉल होना चाहिए. और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन अगर आप हाथ से लिखते हो तो करना है, और दोनों एक साथ नहीं लिखाएगा. दोनों को जोड़कर आप नहीं लिखोगे. मैंगीफेरा अलग लिखाएगा और इंडिका अलग. और जैसे मैंने बताया अगर आप टाइप करते हो तो आपको इटैलिक्स फॉर्म में लिखना है उसे. यहाँ तक हमारा जो 4 रूल था जो लिनियस ने दिया था वो कंप्लीट हुआ. इसके बाद आगे आते हैं. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. इसमें लिखा हुआ है कि ऑथर का नाम स्पेसिफिक जो स्पीसीज़ वाला होता है, पहले तो जीनस आता है इसके बाद स्पीसीज़, उसके बाद जो साइंटिस्ट ने इसे दिया है उनका नाम, उसके स्पेसिफिक एपिथेट के जस्ट बगल में आपको उन साइंटिस्ट का नाम देना है जो कि लिनियस है. तो लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटेन इन एन एब्रिविएटिव फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका है तो उसके बगल में आपको लिन लगा देना है. लिनियस का शॉर्ट फॉर्म लिन होता है. अगर एग्जाम्स में सिर्फ मैंगीफेरा इंडिका है तो आपको ये सही करना है. अगर मैंगीफेरा इंडिका के साथ लिन है तो रियल में सही यही होगा, क्योंकि उसके साइंटिस्ट का नाम उसके बगल में होना चाहिए. इसके बाद
indicates that this species was first described by Linnaeus. इसे जो डिस्क्राइब करने वाले पहले साइंटिस्ट थे वो लीनियस थे। इसके बाद आता है since it is nearly impossible to study all the living organism. इसका मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिससे आप कितने को पढ़ोगे, आप सारे को पढ़ना इम्पॉसिबल है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, लेकिन कुछ है जिससे ये पॉसिबल हो सकता है। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेगा, क्या होता है क्लासिफिकेशन, तो चलिए समझते हैं इसे एक अच्छे से कॉन्सेप्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो और वहाँ जाने के बाद आप देखते हो कि बहुत सारा बुक जो होता है वो अलग अलग रखा रहता है। साइंस का जैसे है तो वो अलग रखा है, इसके बाद आर्ट्स का अलग है, कॉमर्स का अलग है, सबको एक कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो आप अगर जाओगे, आपको अगर फिजिक्स का बुक चाहिए तो वो अलग रखा हुआ है, वो सबका कैटेगरी अलग है। यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स का मिलेगा, यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री का, यहाँ सिर्फ बायो का, यहाँ सिर्फ मैथ का। तो आपको जो भी बुक चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ कैटेगरी वाइज सारे बुक को अरेंज करके रखा हुआ है। तो आपको बुक को ढूंढने में थोड़ा सा भी तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होगा। तो यही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम, अगर हमें स्टडी करना है तो कितने को हम स्टडी करेंगे, कितने को पढ़ेंगे, इसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में बांट देना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर आप लाइब्रेरी में गए और बुक इधर उधर रखा हुआ है, सारे बुक एक जगह है और आपको फिजिक्स का बुक उसमें से ढूंढना है या बायो का या केमिस्ट्री का, तो आपको उसे ढूंढने में बहुत परेशानी होगी और आपको जल्दी मिल नहीं पाएगा बुक। ऐसे ही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। अगर कैटेगरी में रखा हुआ है तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना होगा हम अच्छे से, क्योंकि वो कैटेगरीज वाइज है तो हमें पढ़ने में थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं होगा। यही है क्लासिफिकेशन, सारे को एक कैटेगरी में बांट देना। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. इसका मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले तो हम ऑर्गेनिज्म को उसके ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, हम उसे जैसे दो कैटेगरी है, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स का। इसके बाद कुछ कैरेक्टर जो कि हमने ऑब्जर्व किया, उस कैरेक्टर पे हम उसे अलग अलग करेंगे कि ये तो प्लांट्स में आता है, ये एनिमल्स में आता है। फॉर एग्जांपल, डॉग हुआ, कैट्स हुआ, इसे आप एनिमल्स में रख दिए। इसके बाद प्लांट्स हुआ, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उसे आपने प्लांट्स के कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर फिर से आपको कोई एनिमल मिलता है तो आप पहला कैरेक्टर जो है वो डॉग कैट से मिलाओगे, देखोगे कि ये कैरेक्टर इससे मिलता है या नहीं। इसी तरह से क्लासिफिकेशन होता है। अब आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ईजिली रिकॉग्नाइज groups such as plants or animals, for example dogs हुआ, cats हुआ और insects. The moment use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? अब क्या इमेज आपके माइंड में आएगा जब आप एक डॉग के बारे में सोचोगे? तो आपको एक डॉग दिखाई पड़ेगा। अगर आप इमेजिन करो किसी डॉग के बारे में तो कैट तो आएगा नहीं। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स नॉट कैट्स। आप जब इमेजिन करोगे डॉग के बारे में तो कैट्स कैसे आएगा? इसके बाद नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ एलेस्टीन, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलरली। सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स। अगर हम मैमल्स की बात करें तो आपको पता हो गया कि हम एनिमल्स के बारे में बात करें। विथ एक्सटर्नल हेयर्स एंड बॉडी हेयर्स, आपको पहले ही आ जाएगा माइंड में। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी ऑफ वीट प्लांट। अगर आपको कोई बोलेगा वीट के प्लांट के बारे में सोचो तो आपको सिर्फ वीट का प्लांट ही दिखेगा, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट, और कोई और प्लांट नहीं दिखेगा। Hence all these dogs, cats, mammals, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. The scientific term for these categories is taxa. इसका मतलब हुआ कि वीट का, मैमल्स का, राइस का, प्लांट्स का, एनिमल्स का जो कन्वीनियंट कैटेगरीज है वो हमने अपने स्टडी के लिए उसे बनाया है, और हर कैटेगरी को हम एक टाक्सा बोलेंगे। टाक्सा क्या होता है? Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels.
अलग अलग लेवल्स जो है वो टैक्सा को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि कैटेगरीज में आ गया किंगडम, एक अलग टैक्सा है, फाइलम अलग टैक्सा है। इसी तरह लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स का अलग अलग टैक्सा होता है। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, प्लांट्स भी एक टैक्सा का फॉर्म है। विट इज ऑल्सो टैक्सा। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ऑल आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट अ डॉग इज मैमल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स। आप जानते हो कि डॉग क्या है, एक मैमल्स है, और मैमल्स क्या होता है, एक एनिमल्स होता है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट taxa at different levels. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. यही अलग अलग जो taxa शो करता है, इसी प्रोसेस को हम taxonomy बोलते हैं।